नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज बात करेंगे पश्चिम बंगाल के भद्रलोक की। भद्रलोक की विशिष्टता या उसकी जो खूबियां हैं, उनकी चर्चा और उनके बारे में आपने बहुत सुना होगा। दरअसल इस भद्रलोक में आते कौन है? तो इस भद्रलोक का जो स्वरूप है, जो गठन है, उसमें ज़्यादातर राज्य के सवर्ण जातियों के लोग हैं, जो हाईली एजुकेटेड हैं, सोफिस्टिकेटेड है। आज़ादी से पहले या आज़ादी के थोड़े समय बाद तक जिनमें से ज़्यादातर लोग पश्चिमी शिक्षा पद्धति से पढ़े लिखे लोग थे। इसके अलावा उसमें रंगकर्मी, फिल्म कलाकार, बुद्धिजीवी, लेखक, इस तरह के लोग शामिल थे। वो एक तरह से माना जाता था कि मंगला समाज के कॉन्शियस कीपर है। वो जो कुछ इस समाज के लिए अच्छा है उस पर उनका ध्यान रहता है। लेकिन क्या आज ये बात कही जा सकती है? क्या आज ये कहा जा सकता है कि आज का जो बंगाल है वो रविंद्रनाथ टैगोर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, श्री अरविंद और ऐसे लोगों का, या स्वामी विवेकानंद, ऐसे लोगों का बंगाल है? आज तो नहीं कहा जा सकता। भद्रलोक जो है बंगाल का, वो अपनी विशिष्टता, खासतौर से पश्चिम बंगाल की जो बांग्ला संस्कृति है, उसकी विशिष्टता को लेकर बड़ा सेंसिटिव रहता है। उसे लगता है कि बंगाल जैसा प्रदेश देश में और दूसरा कोई नहीं है, बंगाल विशिष्ट है। इसमें कोई शक नहीं है, बहुत लंबे समय तक रहा है। लेकिन सवाल यह है कि इस भद्रलोक ने, इस विशिष्टता ने बंगाल को दिया क्या है? 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, उस समय जो नेशनल इंडस्ट्री में कंट्रीब्यूशन था, शेयर था पश्चिम बंगाल का, वो 24% था। आज वो घटकर 4.5% रह गया है। ये दिया है बंगाल के भद्रलोक ने। और क्या दिया है? राजनीतिक हिंसा की निरंतरता। सरकार कोई भी हो, पार्टी कोई भी सत्ता में हो, राजनीतिक हिंसा वो लगातार आपको दिखाई देगी। और आप देखिए, चाहे 1972 से 77 तक सिद्धार्थ शंकर रे का कार्यकाल रहा हो कांग्रेस के मुख्यमंत्री, उसके बाद 34 साल ज्योति बसु और बुद्धदेव भट्टाचार्य का जो लेफ्ट फ्रंट का रहा हो राज, या 10 साल से अब जो ममता बनर्जी का है, जिन्होंने भी राजनीतिक हिंसा को अपना स्टेट का औजार बनाया, अपनी स्ट्रेटेजी का हिस्सा बनाया, अपने गवर्नेंस का हिस्सा बनाया, उन सब का समर्थन भद्रलोक करता रहा। उनकी वजह से, उनकी जीत में सबसे बड़ा योगदान इस भद्रलोक का था। वो एक धारणा बन गई है पिछले 70, 72, 73 सालों में कि वही पार्टी जीत सकती है जिसके साथ पश्चिम बंगाल का भद्रलोक होगा। लेकिन भद्रलोक ने, फिर कह रहा हूं, क्या दिया है पश्चिम बंगाल को? मैंने इंडस्ट्री की हालत बताई। पश्चिम बंगाल में 1947 के बाद से इंडस्ट्री बाहर गई है। नई इंडस्ट्री पिछले 20, 25, 30, 40 साल में कोई पश्चिम बंगाल में नहीं गई है। जो लोग थे वो क्यों गए हैं, और उनमें से कुछ अगर उद्योगपतियों के बारे में बताएं कि कैसे वो गए हैं, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। भारत के एक बड़े उद्योगपति को सड़क पर दौड़ाकर, कपड़े फाड़कर घुमाया गया, ये पश्चिम बंगाल ने देखा है। उन्होंने अपना पूरा व्यापार पश्चिम बंगाल से बंद किया, सारे कारखाने बंद किए और वहां से निकल गए, फिर लौटकर कभी नहीं गए। और टाटा का किस्सा, नैनो का तो बड़ी अभी हाल का है, जिस तरह से बाहर किया गया। तो भद्रलोक, क्या भद्रलोक अब जो है, जिसको कहते हैं बाड़ लगाते हैं खेत के किनारे किनारे, खेत की रक्षा के लिए। लेकिन जब बाढ़ खेत खाने लगे तो किसान सबसे पहला काम जो करता है, उस बाढ़ को काट देता है। तो क्या अब पश्चिम बंगाल से भद्रलोक की विदाई का समय आ गया है? आप देखिए, ज़्यादातर लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं पश्चिम बंगाल के, वो रोजगार की तलाश में बंगाल से बाहर जा रहे हैं।
प्रदेश में रोजगार की कोई संभावना नहीं है। प्रदेश की स्थिति ये है कि महिला और बच्चों के व्यापार में प्रदेश नंबर 1 है पूरे देश में। और सामाजिक न्याय विभाग के आंकड़ों की बात करें तो पश्चिम बंगाल में देश के दूसरे प्रदेशों की तुलना में सबसे ज्यादा भीख मांगने वाले हैं। ये पश्चिम बंगाल के भद्रलोक का कंट्रीब्यूशन है, ये उन्होंने दिया है। अब आप देखिए इसमें कोई मतलब कई बार होता है कि नियम का अपवाद होता है, लेकिन ये ऐसा नियम है जिसका कोई अपवाद नहीं है। तो क्यों हुआ? एक तो ये कहा जाता है कि पहले लड़ाई लड़ी भद्रलोक ने बंगाल की एकता की आज़ादी से पहले, और उसके बाद जब वो स्थिति आई 1946 में सोहरावर्दी ने जो किया, उसके बाद भद्रलोक ने यह तय किया कि अब बंगाल एक नहीं रह सकता, इसका धार्मिक आधार पर विभाजन होना चाहिए, और वो हो गया। उसका किस्सा एक बार विस्तार में आपको बता चुका हूं, तो उसमें विस्तार में फिर से नहीं जाऊंगा। लेकिन उसके बाद से आप देखिए भद्रलोक का जो कंट्रीब्यूशन है वो बंगाल के गवर्नेंस में क्या रहा। अगर उनके पास खेती रही, उनके पास खेत रहा, तो उसका उन्होंने किस तरह का उपयोग किया, कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी लाने में, उसमें सुधार लाने में, व्यापार बढ़ाने में, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने में, ये इस बारे में कोई योगदान उनका रहा क्या? अभी विधानसभा के चुनाव हुए, ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस प्रचंड बहुमत से जीती। कोई भी पार्टी जीतती है, जब चुनाव जीतती है, सत्ता में आती है, पहली बार आती है या फिर दोबारा लौट कर आती है, जो तृणमूल कांग्रेस के साथ हुआ, तीसरी बार लौट कर आई है, तो ये उसकी पार्टी के लिए, सरकार के लिए, नेताओं के लिए जश्न मनाने का समय होता है, खुशी मनाने का समय होता है। पश्चिम बंगाल में क्या हुआ? हिंसा, लूट, बलात्कार, आगजनी, लोगों को अपने ही प्रदेश से भागकर अपनी जान बचाने के लिए बगल के प्रदेश असम में शरण लेनी पड़ी। इसका संज्ञान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने लिया, राष्ट्रीय महिला आयोग ने लिया, कलकत्ता हाई कोर्ट ने लिया, और सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है। आप इससे अंदाजा लगाइए कि वहां क्या हुआ इतने ही दिनों में। 2 मई को नतीजा आया, आज 31 मई को हम बात कर रहे हैं। इन 29 दिनों में लगभग 1 महीने में कहां से कहां पहुंचा। आखिर जिनके घर जलाए गए, जिनकी हत्या की गई, जिन महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ, जिनको पलायन पर मजबूर होना पड़ा, जिनके घर उजाड़ दिए गए, जला दिए गए, वो भी तो बंगाल के ही लोग थे, गरीब लोग थे। किसी अमीर का घर नहीं जला। उन गरीबों का जो माँ माटी मानुष की बात करने वाली ममता बनर्जी को आखिर बताना चाहिए कि इन गरीबों का कसूर क्या था। सिर्फ ये कि वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक थे, या उनको लगता था कि उनको वोट किया है। हो सकता है किया भी हो, तो जनतंत्र में ये छूट तो सबको होती है। लेकिन जनतंत्र की दुहाई देने वाले, डेमोक्रेसी की बात करने वाले, बात बात पर जो है वो डिक्टेटरशिप देश में आ गई है इसकी बात करने वाले, असहिष्णुता की बात करने वाले, वो लोग कहाँ हैं? बंगाल उनको क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? 2 नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, अमर्त्य सेन, अभिजीत बनर्जी, इनको क्यों इंटॉलरेंस नहीं दिख रही है पश्चिम बंगाल में? क्यों इनके मुंह पर ताले लगे हुए? आप देखिए अमर्त्य सेन का आना जाना, यहाँ की राजनीति में दखल लंबे समय से रहा है। पश्चिम बंगाल की सरकार को उन्होंने क्या सलाह दी, आर्थिक सलाह दी, क्या परिवर्तन करा दिया? तो आपका पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन क्या है? आप आकर भारत की इमेज खराब करते हैं, भारत सरकार के बारे में बोलते हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी से आपकी नाराजगी है, दुश्मनी है, नफरत है, जो भी है उसके खिलाफ बोलते हैं। अच्छी बात है, बोलिए, लेकिन जिनका समर्थन करते हैं, जिनको चाहते हैं, उनको तो कुछ बताइए। पश्चिम बंगाल के लिए क्या किया है बताएं। दूसरी बात, ममता बनर्जी चुनी हुई मुख्यमंत्री हैं, तीसरी बार चुनी गई, डेमोक्रेसी की बात करती है, फेडरलिज्म की बात करती है,
प्रधानमंत्री उनके प्रदेश में जाते हैं, प्रोटोकॉल के मुताबिक मुख्यमंत्री को एयरपोर्ट पर रिसीव करना चाहिए, वो नहीं जाती। प्रधानमंत्री उन्हीं के प्रदेश में, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में जो तूफान आया है उसके आकलन के लिए कितना नुकसान हुआ, क्या स्थिति है, क्या मदद चाहिए राज्य को, इसकी बैठक के लिए गए। उस बैठक में प्रधानमंत्री को आधे घंटे इंतजार करवाती है, आती हैं तो अपनी रिपोर्ट देकर चली जाती हैं। उसके बाद जो चिट्ठी लिखती हैं, चिट्ठी दूसरे मकसद से लिखी गई थी, एक अधिकारी के स्थानांतरण को लेकर, लेकिन उसमें वो जिक्र करना नहीं भूलती किस बात का, कि उस बैठक में विधानसभा में विपक्ष के नेता को कैसे बुला लिया गया। ये उनको अपमानजनक लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि वो उनको विधानसभा चुनाव में हरा कर आए, सिर्फ इसलिए। तो विपक्ष के नेता की हैसियत क्या इस बात से तय होगी कि वो मुख्यमंत्री को हराकर चुनाव में आया है या नहीं? अगर हरा कर आएगा तो उसको मुख्यमंत्री उसको रिकॉग्नाइज करने से ही मना कर देंगे। तो भद्रलोक इन सब घटनाओं पर चुप क्यों है? वो कैम्ब्रिज में लेक्चरर ऑफ मॉडर्न साउथ एशिया इस विषय को पढ़ाती है। उनकी एक किताब है स्पॉइल्स ऑफ पार्टीशन। उसमें उन्होंने जो 2-3 महत्वपूर्ण बातें कही हैं भद्रलोक को लेकर। उन्होंने पहली बात तो ये कही कि भद्रलोक ने पश्चिम बंगाल की अर्थव्यवस्था को नष्ट करने में, उसके पतन में इस भद्रलोक का सबसे बड़ा योगदान है। अब ये कोई बीजेपी की नेता नहीं है, बीजेपी की समर्थक नहीं है, शायद अब मुझे मालूम नहीं है नहीं है, लेकिन उनकी किताब जो है कोई इस चुनाव के बाद नहीं आई, कोई मोदी के जो है वो प्रधानमंत्री बनने के बाद नहीं आई, पुरानी किताब है। उन्होंने भद्रलोक का जिक्र करते हुए लिखा है कि ये लोग बड़े हाईली एजुकेटेड, सोफिस्टिकेटेड लोग हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल की राजनीति और अर्थनीति के शीर्ष पर ये कभी नहीं पहुंच पाए। उन्हें हमेशा नीतियां लागू करने के लिए लगाया गया, उनका इस्तेमाल किया गया, नीतियां बनाने के लिए कभी इनका इस्तेमाल नहीं हुआ। अब आप फर्क समझिए, नीतियां लागू करने वाले दूसरे, नीतियां बनाने वाले हमेशा जो है वो इंटेलेक्चुअली या एक्सपर्टीज की दृष्टि से ज़्यादा ऊपर, ज़्यादा बेहतर समझे जाएंगे। फिर वो लिखती हैं कि 1947 के बाद भद्रलोक जो है वो बैकवर्ड लुकिंग हो गया, वो अतीत में जीने लगा। अतीत की उसकी जो उपलब्धियां थी, जो प्रभाव था, जिस तरह का उनका दबदबा था, उसी अतीत के उसमें जो है वो जीते रहे हैं। और आज की बात करें तो आज भी लगता है उसी में जी रहे हैं। वो एक बात और कहती है कि ये वर्ग जो है अपने संकीर्ण उद्देश्यों में इतना मशगूल हो गया कि उसे ये दिखाई ही नहीं दिया। 1947 की बात कर रही हूँ, आज की बात नहीं कर रही। 1947 में कह रही हैं कि इस वर्ग को दिखाई ही नहीं दिया कि उसके आसपास कितना बड़ा परिवर्तन हो रहा है, उसका कैनवस कितना बड़ा है। तो उस बड़ी तस्वीर को ये वर्ग देख नहीं पाया। तो आज एक बार फिर सवाल है कि बंगाल का भद्रलोक बंगाल की संस्कृति को बचा रहा है, बंगाल की अर्थव्यवस्था को बचा रहा है, बंगाल की राजनीति को बचा रहा है, बंगाल के जनतंत्र को मजबूत कर रहा है, फेडरलिज्म को मजबूत कर रहा है। क्या कर रहा है? आखिर उसका योगदान क्या है? उस भद्रलोक का क्या मतलब है जो गरीबों के घर जलते हुए चुपचाप बैठा रहे और सत्तारूढ़ दल का समर्थन करे? और ये बात मैं केवल ममता बनर्जी के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये बात जब लेफ्ट फ्रंट की सरकार थी तब भी हो रहा था, ये जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी हो रहा था। तो भद्रलोक के बारे में पश्चिम बंगाल के लोगों को एक बार फिर से सोचना चाहिए, देश के लोगों को भी सोचना चाहिए। ये जो विशिष्टता का आडंबर है, ये जो विशिष्टता का भाव है, ये जो गर्वोक्ति है, वो उसका पूरा आभा मंडल टूट रहा है। क्योंकि देखिए ये आभा मंडल बनते हैं जब आप समाज के लिए, देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए कुछ अच्छा करते हैं, सकारात्मक करते हैं। जब प्रदेश को, समाज को तोड़ने के लिए, देश को नीचे ले जाने के लिए करते हैं, तो आपका आभा मंडल चकनाचूर होना तय है। तो आज के अंक में इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।
दोस्तों, चैनल कुछ दिन बंद रहा, उसके बाद वापस आ गया है। मेरा आपसे अनुरोध है कि चैनल को देखें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। नमस्कार।